नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फायर के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम संस्कृत साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ में आज का यह क्लास हम प्रारंभ करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे उनमें से आपका कितना सही होता है इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए करेंगे शुरुआत आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला की पहले नंबर के प्रश्न से। और आप सभी का पहला प्रश्न है, गद्यात्मको डैश रिक्त स्थानम पूरयतु। चार विकल्पों में से आपको गद्यात्मको डैश ये जो रिक्त स्थान है इसको पूर्ति करनी है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? यदि आपसे कह दिया जाए कि इन चारों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? गद्यात्मको डैश रिक्त स्थानम पूरयतु। भैया इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपने एक सूक्ति सुनी होगी, गद्यात्मको हो यजु। यजुर्वेद जो है वो गद्यात्मक वेद है। आपको याद रखना है, यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर गद्यात्मको हो यजु आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं वेदों की बात करें तो वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक है, और सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है? अर्वाचीन वेद की जब हम बात करेंगे तो अर्वाचीन वेद हो जाएगा आपका अथर्ववेद। इसी को हम जादू टोना वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को जादू टोना वेद के नाम से जानते हैं। सामवेद की यदि हम बात करें तो सामवेद गान प्रधान वेद है। ठीक है दोस्तों, गान प्रधान वेद कौन सा है? सामवेद है। सो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। आइए अगला प्रश्न करेंगे, उससे पहले आप अपना स्कोर काउंट करते रहना कि आज के इस सेशन से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आइए प्रश्न संख्या 2, भगवत गीतायाः कस्मिन् अध्याये भगवतो विभूतयो वर्णिताः अस्ति। ठीक है, विभूति का वर्णन भगवत गीता के किसमें है? यदि आपको इस प्रश्न का आंसर ढूंढना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, अध्यायों की संख्या कितनी है। आप कहेंगे भगवत गीता में 18 अध्याय है। ठीक है, मैंने मान लिया भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, पर विभूति का वर्णन किस में आया है, कौन से अध्याय में आया है? इसका आंसर क्या होगा? 10वें अध्याय में। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे गीता के अध्यायों का नाम तो शुरुआत हो जाएगा अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म योग, कर्म संन्यास योग, आत्मा संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग। इस प्रकार से करके श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं। ठीक है, पर प्रश्न आपसे एक और पूछा जाएगा, भगवत गीता का उपजीव्य क्या है? अगर आपसे एक नया प्रश्न बना दिया जाए और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भगवत गीता का उपजीव्य क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाभारत। ठीक है, याद रहेगा आपको, महाभारत जो है भगवत गीता का उपजीव्य है। और भगवत गीता में 18 अध्याय है। विभूति का वर्णन कहाँ पर आता है? 10वें अध्याय में आता है। इससे अगले वाली स्लाइड में हम 18 अध्याय के नाम पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रश्न का आंसर देना है। प्रश्न है कि श्रीमद् भगवद गीतायाः द्वितीय अध्यायस्य नाम अस्ति। द्वितीय अध्याय का नाम क्या है भगवद गीता का? ठीक है, नाम आस्ति। यहाँ पर संधि कौन सी है? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नाम आस्ति यहाँ पर कौन सी संधि हुई है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर द्वितीय अध्याय का नाम पूछा गया है आपसे। द्वितीय अध्याय का क्या नाम हो जाएगा? अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विकल्प आपका सही आंसर है। यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, गीता के 18 अध्याय और नीचे दिए गए हैं 18 अध्यायों के नाम कौन कौन से हैं? अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन एक योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद आदि विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। दोस्त यहाँ से प्रश्न आपसे कैसे कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा, गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, नंबर 1। दूसरा प्रश्न बनेगा कि गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं, नंबर 2। गीता में कितने श्लोक है? श्लोकों की संख्या कितनी है? ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कितने गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है, भैया आप कहेंगे 700 श्लोक है गीता में। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ से क्लियर हो गया।
इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपने गीता में 18 अध्याय बताया है, इनमें से सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? याद रखना है, मोक्ष संन्यास योग, ठीक है, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? मोक्ष संन्यास योग। इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है आपका भक्ति योग हो जाएगा आपका एक तो, और एक हो जाएगा पुरुषोत्तम योग। ठीक है, ये दो सबसे छोटे हैं। इसमें 20-20 श्लोक है। ठीक है, कितने श्लोक है? 20 श्लोक है। और अंतिम वाला जो है इसमें आपका 78 श्लोक है। यहाँ से बस इतना फैक्ट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 4। शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे छंदः प्रयुक्तम अस्ति। ठीक है, शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे छंदः प्रयुक्तम अस्ति। शिशुपाल वधम, इस ग्रंथ के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? शिशुपाल वधम किसकी रचना है? पहला प्रश्न जल्दी से बताना है, शिशुपाल वधम किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पर आप इस प्रश्न का आंसर तो सही दे रहे हैं कि इसमें जो है वंशस्थ छंद है। ठीक है, वंशस्थ छंद है, पर इसके रचयिता कौन है आपसे ये पूछा गया है। आप कहेंगे इसके रचयिता कौन है? शिशुपाल वधम के। और इसमें कितने श्लोक है ये भी बताना है, तथा जो शिशुपाल वधम है इसका नायक कौन है ये बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो प्रश्न आपके लिए जानना जरूरी है। शिशुपाल वधम किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहेंगे यह माघ की रचना है। ठीक है, और नायक कौन है? नायक हो जाएगा आपका श्री कृष्ण। ठीक है, याद रहेगा आपको। प्रतिनायक कौन है? प्रतिनायक शिशुपाल स्वयं है। और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है दोस्त? इसमें 20 सर्ग है, और यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत गणना की जाती है। याद रहेगा ये सभी फैक्ट आपको। शिशुपाल वधम, इसके लेखक है माघ। शिशुपाल वधम का नायक है श्री कृष्ण, नायिका हो जाएगा सत्यभामा। इसके बाद में शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है। वंशस्थ छंद है प्रथम सर्ग में। प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? एक प्रश्न और है आपसे। ठीक है, प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या कितनी है? भैया श्लोकों की संख्या कितनी है? श्लोकों की संख्या है 46। अब यहां से प्रश्न आपसे बनेगा। ठीक है, जो प्रथम श्लोक है और अंतिम श्लोक, प्रथम श्लोक किस छंद में लिखा गया है और अंतिम श्लोक आपका किस छंद में लिखा गया है, ये प्रश्न है। देखिए, प्रथम श्लोक जो है वो आपका वंशस्थ छंद में है, और अंतिम श्लोक किस में है? अंतिम श्लोक आपका मालिनी छंद में है। ठीक है, दोनों ही याद रखना है। वंशस्थ की बात करें तो इसमें 12 अक्षर होते हैं। ठीक है, और मालिनी में 15 अक्षर होते हैं। ये याद रखना है आपको। आइए अगला प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या आपका 5। 5वें नंबर का प्रश्न है कि लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षतीवान जन्म नभः इत्यत्र को अलंकारः। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर केवल और केवल इव को देख करके आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार विधान किया गया है। क्यों? मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी आप इव का प्रयोग करेंगे वहाँ पर दो अलंकार निर्धारित किया जा सकता है। पहला आपका हो जाएगा उपमा, और दूसरा अलंकार कौन सा है आपका? दूसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा। पर इनकी कंडीशन अलग अलग है। उपमा अलंकार कब होगा? जब आपका इव के आगे संज्ञा शब्द हो। ठीक है, और उत्प्रेक्षा कब होगा? जब उत्प्रेक्षा का विधान तब किया जाएगा जब इसके आगे धातु का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखना, लिम्पतीव जो है, यहाँ पर लिम्पति धातु है, इसीलिए इव के साथ में धातु का जब भी समास करेंगे, सॉरी, धातु का जब भी अलंकार करेंगे तो हमेशा ही इव के साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद में अगला भी अलंकार से प्रश्न है। श्रुते इव अर्थ स्मृति अनवगच्छत इत्यत्र को अलंकार। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यह कहाँ की सूक्ति है। ठीक है, ये कहाँ की सूक्ति है? इसे आप आसानी से सही करके ले जाएंगे। इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, पर आपको बताना है कि ये कहाँ की सूक्ति है। श्रुते इव अर्थ स्मृति अनवगच्छत, ये कहाँ की सूक्ति है? भैया आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रघुवंशम की सूक्ति है। ठीक है, कहाँ की सूक्ति है? रघुवंशम की सूक्ति है।
चलिए अगला प्रश्न करना है, प्रश्न संख्या आपका 7। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास में भी जरूर शेयर करना। चलिए प्रश्न है आपका कि भरत अनुसारम नाट्ये रसा स्मृताः सन्ति। आचार्य भरत के द्वारा नाट्य में कितने रस माने गए हैं? ठीक है, आचार्य भरत कितने रसों को मानता है? आप कहेंगे अष्टौ नाट्ये रसा स्मृताः। पूरी एक सूक्ति है, अष्टौ नाट्ये रसा स्मृताः। भरत ने नाटक में 8 प्रकार के रस माने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बड़े ही ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व करना है आपको। प्रश्न है कि कालक्रम अनुसारम तालिका चुनुता। कालक्रम के अनुसार में तालिका का चयन करना है। पहले आपके लिए 4 विकल्प दे रखा है और नीचे 4 क्वेरीज आंसर है। यहाँ से आपको मिलान करना है कि कालक्रम के अनुसार सही क्या है, सबसे पहले कौन हुए हैं और सबसे बाद में कौन हुए हैं। 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले भरत हुए हैं और सबसे अंतिम में पंडित राज जगन्नाथ हुआ है। तो आपको क्या देखना है, ऐसा ऑप्शन ढूंढियो जहां पर कि बी जो है सबसे पहले है और ए सबसे अंत में है। जहां पर आपको ये मिल जाएगा, समझ लेना आपको प्रश्नों का आंसर मिल गया है। और इसका आंसर क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए विकल्प आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आपको अंदाजा लग गया कि सबसे पहले भरत हुआ है, इसके बाद में भरत के बाद में आपका मम्मट का समय है, मम्मट के बाद में फिर इसके बाद में कविराज का समय है और कविराज के बाद में जगन्नाथ का समय है। तो कालक्रम के अनुसार से ऑप्शन नंबर आपका ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर है ना। चलिए अगला प्रश्न करना है, प्रश्न संख्या आपका 9। एकस्य अनेकस्य या व्यंजनस्य द्विर्बहुकृत्यो वा सदृश्यम भवति। ठीक है, छेकानुप्रासः, वृत्यानुप्रासः, लाटानुप्रासः या फिर यमकम, क्या हो जाएगा? देखिए यमकम तो होगा नहीं, क्योंकि यमक अलंकार वहां पर होता है जहां पर 2 अक्षर समान समान होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कनक कनक। ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर जहां पर 2 शब्द एक ऐसे लगेंगे वहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि एकस्य अनेकस्य या व्यंजनस्य द्विर्बहुकृत्यो वा सादृश्यम भवति, क्या हो जाएगा? छेकानुप्रास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए विकल्प आपका सही आंसर है। ठीक है, छेकानुप्रास। इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुषसी दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण किसका है? ये छेकानुप्रास का उदाहरण है। ठीक है, आपको याद रहेगा ये उदाहरण किसका है? छेकानुप्रास का उदाहरण है। ऐसे ही लाटानुप्रास के भी उदाहरण पूछे जाते हैं। इसका है यस्य न सविधे दयिता दवदहन तुहिन दिधिस्तस्य यस्य च सविधा देता दवदहन तुहिन दिधिस्तस्य। पूरे पंक्ति में कहीं पर भी चेंज नहीं है, केवल ये च और ये न, इन दोनों लाइनों में ही केवल एक एक अक्षर चेंज है, वहां पर लाटानुप्रास होता है। ठीक है, सो दोनों ही एग्जाम्पल को आपको याद करना है। पहला है ततो अरुणा परिस्पंद मंदीकृत वपुषसी दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। यह एग्जाम्पल छेकानुप्रास का है। और यस्य न सविधे दयिता दवदहन तुहिन दिधिस्तस्य यस्य च सविधे दयिता दवदहन तुहिन दिधिस्तस्य, ये एग्जाम्पल आपका लाटानुप्रास का है। चलिए अगला प्रश्न करना है, प्रश्न संख्या आपका 10। और प्रश्न है आपका कि अधोलिखितेषु अधोलिखितेषु श्लेष अलंकार भेदो नास्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से श्लेष अलंकार का कौन सा भेद नहीं है? तो 4 विकल्प है, आंसर का चयन करना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वाक्य श्लेष श्लेष अलंकार का भेद नहीं है, बाकी बाद वर्ण श्लेष, पद श्लेष और वचन श्लेष, इसके साथ साथ सभंग श्लेष और अभंग श्लेष, ये श्लेष अलंकार के भेद हैं। पर श्लेष अलंकार के भेद नहीं है पूछा है, और इसका हो जाएगा वाक्य श्लेष। ऑप्शन नंबर डी विकल्प राइट है। अपने स्कोर काउंट करते रहना कि आज के इस सेशन से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 11। साधर्म्यम उपमा भेदे इत्यत्र भेद ग्रहणम अस्ति। इत्यत्र, यहाँ पर आपको संधि बताना है कि यहाँ पर कौन सी संधि हुई है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि है, पहला प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जाएगा। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सी संधि हुई है।
उसके बाद आपको बताना है कि साधर्म्यम उपमा भेदे इत्यत्र इत्यत्र भेद ग्रहणमस्ति, इत्यत्र भेद ग्रहणमस्ति क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही हो जाएगा, अपहृति व्यवच्छेदाय। ठीक है, अपहृति व्यवच्छेदाय। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है इत्यत्र में संधि कौन सी है? भैया यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, इसका विग्रह कैसे होगा? इसका विग्रह होगा इति धन अत्र। यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा दोस्त? आपका सूत्र लग जाएगा इको यणचि। इको यणचि सूत्र से यहाँ पर यण संधि का विधान किया गया है और आपका क्या शब्द बनेगा? इत्यत्र शब्द बनेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या है आपका 12। क्या है कि अनप्रथित भेदयोः उपमानोपमेययोः में भेदः अभेदः स भवति। यहाँ पर अभेदः शब्द का तात्पर्य क्या है? आप कहेंगे यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विकल्प आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या है 13 और इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। कस्य रूपकेषु आमुखम कस्य रूपकेषु आमुखम स्थापना इति उच्यते। ठीक है, आमुखम स्थापना इति उच्यते कस्य अलंकारस्य। ठीक है, कौन से अलंकार का हो जाएगा? आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या है जल्दी से बताना। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से आंसरों का चयन करना है कि कस्य रूपकेषु आमुखम स्थापना इति उच्यते। ठीक है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है जल्दी से बताना है। चलिए आप बताते रहना। इससे पहले हम करेंगे अगला प्रश्न और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। प्रश्न क्या है कि सागरिका नायिका अस्ति। सागरिका जो है नायिका है, किसकी नायिका है? आपने पढ़ा है रत्नावली। ठीक है, रत्नावली आपने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही है, रत्नावली। इसका नायक कौन था? नायक था उदयन। ठीक है, और नायिका कौन थी? नायिका थी सागरिका। रत्नावली किसके द्वारा लिखा जाता है? यह किसकी रचना है? ठीक है, रत्नावली किसकी रचना है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रत्नावली किसकी रचना है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रत्नावली, इसकी नायिका कौन है? सागरिका है। और नायक कौन है? नायक है उदयन। उदयन किस प्रकार का नायक है? ये धीर ललित नायक है। इसकी कोटि क्या है? धीर ललित नायक है। चलिए आज का अगला और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद हमारे यह सेशन समाप्त हो जाएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और जो 13वें नंबर का प्रश्न था उसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ही देंगे। चलिए प्रश्न है आपका कि पंचतंत्रस्य रचनाकारो अस्ति। देखिए यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले संधि पूछूंगा, यहाँ पर कौन सी संधि हुई है। फिर इसका आंसर तो आपको पता है कि पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। पर आपसे जो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर संधि कौन सी है। हम लगातार पढ़ते आ रहे संधि कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है दोस्त? यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। अब आपको ये भी क्लियर होगा किस सूत्र से हुआ यहाँ पर? एंगी पर रूपम। ठीक है, सॉरी, एंगह पदांता दति। किस सूत्र से हुआ है? एंगह पदांता दति। ठीक है, इस सूत्र से क्या हुआ है? यहाँ पर पूर्व रूप संधि का विधान किया गया है। यहाँ पर क्या था? रचनाकारः अस्ति बराबर रचनाकारोस्ति। पूर्व रूप संधि है एंगः पदांता दति से। अच्छा, ये पूर्व रूप संधि जो है, ये पूर्व रूप संधि ये स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है? ठीक है, ये स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि और ऑप्शन बी व्यंजन संधि। जल्दी से बताना पूर्व रूप संधि की गणना हम किस में करेंगे? क्या हम स्वर संधि के अंतर्गत इसकी गणना करेंगे या फिर व्यंजन संधि के अंतर्गत गणना करेंगे? आप कहेंगे यहाँ पर इसकी गणना हम करेंगे स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प आपका सही आंसर है। सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करना। चलिए मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।